Video is sponsored by Ram Ram Group of Companies. मध्यम परिवार में जन्मा एक ऐसा लड़का जिसका सपना सिर्फ बड़ा अधिकारी बनने का था। वजह वो उस जाति से ताल्लुक रखता था जिसे उस वक्त समाज में उचित सम्मान नहीं मिलता था। लेकिन जब वो अधिकारी बना तो किस्मत उसे खींचकर सियासी मैदान में ले आई। सियासत के मैदान में भी उसने कमाल कर दिया। विधायक से सांसद और सांसद से मंत्री बनने का ऐसा सफर जारी रखा कि केंद्र में सरकार किसी की हो, मंत्री पद की एक सीट उनकी पक्की हुआ करती थी। आज बात ऐसे नेता की होगी जिन्होंने अपने पहले ही लोकसभा चुनाव में जीत का एक ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया। संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने के लिए सत्ताधीशों से भिड़ गए, तो वहीं बाबा साहेब की जयंती पर छुट्टी का ऐलान भी उसी नेता की जिद का परिणाम है। और तो और बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि के एक वक्त में हालात ये पैदा कर दिए कि संसद में सबसे ज्यादा सांसद उनके ही परिवार से आते थे। जी हां, बात हो रही है पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की, जो आज जरूर इस दुनिया में नहीं है, लेकिन बिहार के बड़े से बड़े सियासतदान उनको चाहकर भी भूल नहीं सकते। तो चलिए काल चक्र का पहिया घुमाते हैं वहां से जब रामविलास पासवान ने छोटे से जिले से निकलकर राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं काल चक्र। भारत की आजादी का वक्त आ चुका था। हर कोई उसी ऐलान का इंतजार कर रहा था, लेकिन दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर एक परिवार को अपने बच्चे के आने का इंतजार था। 5 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया जिले के शाहर पन्नी गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। परिवार ने बड़े प्यार से नाम रखा रामविलास, यानी रामविलास पासवान। पहले आपको बता दें कि पासवान दलित जाति से आते हैं। ये वो वक्त था जब दलित समाज को बड़ी ही हीन दृष्टि के साथ देखा जाता था। आज तो दलितों के सम्मान में नेता नगरी के लोग उनके घर जाकर मालपुआ बाहर से मंगाकर भसक आते हैं, लेकिन उस वक्त कोई भी दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले शख्स के यहाँ खाना क्या, पानी तक पीना मुनासिब नहीं समझता था। छोटा सा बच्चा रामविलास अपनी आंखों से ये सब देख रहा था और उन्हीं आंखों में बहुत बड़ा बनने का सपना पाल बैठा था। रामविलास समझ चुके थे कि बिना पढ़ाई लिखाई की ये संभव नहीं है, तो खगड़िया में ही शुरुआती पढ़ाई की। जुझारूपन इतना कि लॉ की डिग्री भी हासिल की, लेकिन असली मुकाम तब मिला जब रामविलास पासवान ने अपने शरीर पर खाकी पहनी। सिपाही या दरोगा नहीं, रामविलास पासवान उस वक्त डीएसपी बन चुके थे। ये उनके परिवार और उनके समाज के लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहते हैं वक्त को कुछ और ही मंजूर होता है, तो ऐसा ही हुआ रामविलास पासवान के साथ। दरअसल रामविलास पासवान के काम करने के तरीके से उस वक्त के एक स्थानीय समाजवादी नेता राम जीवन सिंह बेहद प्रभावित हुए। रामविलास पासवान को राजनीति में आने का ऑफर दिया। फिर क्या था, रामविलास पासवान सियासत में आ गए। साल 1969। देश की आजादी के बाद सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन हर चुनाव के साथ कांग्रेस में बगावत देखने को मिलती रही। कल तक जो कांग्रेस में रहकर समाजवादी होने का दावा करते थे, अब वो कांग्रेस से अलग हटकर कांग्रेस को ही चुनौती दे रहे थे। आजादी के बाद कई पार्टियां कांग्रेस से अलग होकर बनी थी, जिसमें एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी थी, तो वहीं जेबी कृपलानी की किसान मजदूर प्रजा परिषद भी थी। साल 1952 में पहला लोकसभा चुनाव और अलग अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हो चुका था, जिसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा परिषद ने मिलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनाई, जिसमें कृपलानी पीएसपी यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के चेयरमैन बने, तो वहीं राम मनोहर लोहिया महासचिव बने। बात साल 1962 की है, जब पीएसपी और सोशलिस्ट पार्टी ने मिलकर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बनाई। पहले राम मनोहर लोहिया इस बात से नाराज हुए कि कैसे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बिना यह फैसला हो सकता है, लेकिन बाद में लोहिया मान गए। इसी बीच पीएसपी के एक बड़े नेता अशोक मेहता को नेहरू ने योजना आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद पीएसपी यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी यानी एसएसपी का निर्माण हुआ। वहीं रामविलास पासवान ने
पुलिस की नौकरी छोड़कर संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की टिकट पर बिहार की अलौली सुरक्षित सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जबरदस्त जीत हासिल की। हालात बदल रहे थे लगातार। साल 1974 में लोक दल बना तो रामविलास पासवान उसमें शामिल हो गए और महासचिव बनाए गए। वहीं जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के आंदोलन ने देश का माहौल ही बदल कर रख दिया था। दरअसल इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाजें लगातार बुलंद हो रही थी, तो रामविलास पासवान भी इस आंदोलन में कूद पड़े। साल 1975 में देश में इमरजेंसी लगी तो कई नेताओं के साथ साथ रामविलास पासवान भी जेल गए। उन्होंने अपनी जिंदगी के करीब 2 साल जेल में ही बिताए। इतना संघर्ष करने के बाद भी रामविलास पासवान को वो पहचान नहीं मिली थी। जेपी आंदोलन की वजह से लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, सुशील मोदी, शिवानंद तिवारी और वशिष्ठ नारायण सिंह जैसे नेताओं ने अपनी पहचान बना ली थी। लेकिन रामविलास पासवान का मकसद उस वक्त खुद को बड़का नेता साबित करने का नहीं था। तभी साल 1977 में लोकसभा चुनाव का ऐलान हुआ। तब तक जनता पार्टी बन चुकी थी और रामविलास पासवान उसके सदस्य बन चुके थे। बिहार की हाजीपुर सीट से रामविलास पासवान ने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में उनको राष्ट्रीय स्तर का नेता बना दिया। दरअसल रामविलास पासवान को उस चुनाव में 4,24,000 वोट मिले थे और 89.3% वोटों के साथ वो सांसद बने। इसके बाद तो मानो हर कोई रामविलास पासवान से मिलना चाहता था। आखिर कि वो कौन सा नेता है जिसने बड़े से बड़े दिग्गजों का रिकॉर्ड तोड़ दिया और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल करवा लिया है। साल 1980 में भी रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े और जीत गए, लेकिन साल 1984 का चुनाव हार गए। अकेले रामविलास पासवान ही नहीं, कई बड़े से बड़े दिग्गज उस वक्त कांग्रेस की हवा में उड़ गए थे। वजह थी इंदिरा गांधी की हत्या और उस हत्या के बाद कांग्रेस को लेकर देश भर में सहानुभूति की जबरदस्त लहर। इसी बीच रामविलास पासवान ने दलितों के उत्थान के लिए साल 1983 में दलित सेना का गठन कर दिया। यह वही दौर था जब उत्तर प्रदेश में काशीराम दलितों के हित के लिए आंदोलन चला रहे थे, जो आगे चलकर राजनीतिक पार्टी के तौर पर बीएसपी के नाम से जाना गया। यानी अब दलित राजनीति पर फोकस होने लगा था। चंद्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष बन गए थे। हरिद्वार लोकसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ। जनता पार्टी ने दलित नेता के तौर पर रामविलास पासवान पर भरोसा जताया, जिनके खिलाफ मायावती ने हरिद्वार सीट पर मोर्चा खोला। लग रहा था कि लड़ाई रामविलास पासवान और मायावती के बीच की है, लेकिन हरिद्वार सीट पर जीत कांग्रेस के राम सिंह मांडे बांस ने दर्ज की। मायावती दूसरे स्थान पर रही तो वही रामविलास पासवान को महज 34,500 वोट मिले। खैर, रामविलास पासवान लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। साल 1988 में वीपी सिंह ने जनमोर्चा, जनता पार्टी, लोकदल और कांग्रेस संगठन को मिलाकर जनता दल बनाया। वहीं रामविलास पासवान हरिद्वार सीट पर चुनाव लड़ने के बाद बिहार की सियासत में वापस लौट आए। वहीं जनता दल का विस्तार हो गया, जिसमें जनता दल, डीएमके, टीडीपी और असम गण परिषद शामिल रहे, जो जनता मोर्चा के नाम से जाना गया। साल 1989 में हुए लोकसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने फिर से हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीते भी। गठबंधन वाली केंद्र सरकार बनी। तब तक रामविलास पासवान ने अपनी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बना चुके थे, तो उसका इनाम भी उनको मिला। जब 1989 में वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने तो रामविलास पासवान को कैबिनेट में जगह दी गई और श्रम मंत्री बनाया गया। इसी बीच एक किस्सा याद आता है। दरअसल संसद के सेंट्रल हॉल में लगे नेताओं के फोटो पर रामविलास पासवान की नजर पड़ी। एक एक कर हर नेता की तस्वीर को उन्होंने देखा, लेकिन अजीब सा महसूस हुआ। वजह थी उस वक्त बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर सेंट्रल हॉल में मौजूद नहीं थी। फिर क्या था, सवालों की बौछार करने वाले रामविलास पासवान ने कई सवाल दागे, लेकिन लोकसभा सचिवालय ने तर्क दिया कि जगह ही नहीं है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाने की। फिर क्या, रामविलास पासवान ने मोर्चा खोल दिया और यह मोर्चा तब तक जारी रहा जब तक संसद के सेंट्रल हॉल में बाबा साहेब की तस्वीर नहीं लगी।
यानी आजादी से करीब 39 साल बाद बाबा साहेब की तस्वीर संसद के सेंट्रल हॉल में रामविलास पासवान की वजह से लग पाई। यही नहीं, बात 14 अप्रैल 1990 की है, जब एक स्टेडियम में दलित सेना का कार्यक्रम रखा गया। खुद प्रधानमंत्री वीपी सिंह आए। लाखों लोगों की भीड़ देख वीपी सिंह खुश थे, लेकिन रामविलास पासवान का एजेंडा ही दूसरा था। उस कार्यक्रम में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने और उस दिन सरकारी छुट्टी का ऐलान किया गया, जो आज तक मनाई जाती है। यही नहीं, अभी तक जब जब पिछड़ों को उनका हक दिलाने के नाम पर गठित मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने का श्रेय वीपी सिंह को दिया जाता है, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने में जितने भी रोड़े सामने आए, उसे हटाने वाले कोई और नहीं बल्कि रामविलास पासवान ही थे। यहां एक और दिलचस्प किस्सा आपको रामविलास पासवान की जिंदगी से जुड़ा सुनाना जरूरी हो जाता है। दरअसल रामविलास पासवान की शादी राजकुमारी देवी से हुई थी। उनसे रामविलास पासवान की 2 बेटियां हैं, लेकिन साल 1981 में उन्होंने अपनी पहली पत्नी यानी राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया और 2 साल बाद यानी साल 1983 में रामविलास पासवान ने पंजाब के अमृतसर की रहने वाली और पेशे से एयर होस्टेस रीना शर्मा से शादी की, जिनसे रामविलास पासवान के 2 बच्चे हैं, एक बेटा जिनका नाम चिराग पासवान है और दूसरी बेटी। यह किस्सा वाकई दिलचस्प है कि मंडल आयोग में अहम भूमिका निभाई तो कई दफा छुआछूत और ऊंच नीच को लेकर रामविलास पासवान संसद में गरजते रहे। उनके बेटे चिराग पासवान दिल्ली के गोल्डन जुबली एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में तब पढ़ा करते थे। स्कूल का एनुअल फंक्शन था, सबको अपने पेरेंट्स के साथ आना था, लेकिन बेटे के फंक्शन में आने से रामविलास पासवान ने इनकार कर दिया। तर्क दिया कि स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चे सवर्ण जाति यानी ऊंची जाति से आते हैं, ऐसे में उनका आना ठीक नहीं रहेगा। तब पासवान की पत्नी रीना शर्मा ने जोर डाला। रामविलास पासवान बेटे चिराग पासवान के स्कूल फंक्शन में शामिल हुए। रामविलास पासवान की मौजूदगी पर स्कूल प्रबंधन खुश हो उठा और हर किसी ने रामविलास पासवान की सादगी की जमकर तारीफ की। साल 1990 देश की राजनीति करवट ले रही थी। लाल कृष्ण आडवाणी अपनी रथ यात्रा निकाल रहे थे। 23 अक्टूबर 1990 को जैसे ही आडवाणी की रथ यात्रा बिहार के समस्तीपुर पहुंची, उस वक्त बिहार के सीएम लालू प्रसाद यादव के आदेश पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आडवाणी की गिरफ्तार से नाराज बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। इस तरह वीपी सिंह की सरकार गिर गई। लेकिन वीपी सिंह सरकार के वक्त जो मंत्री बनने का सफर रामविलास पासवान ने शुरू किया, तो अलग अलग दल, अलग अलग नेताओं के साथ रहकर भी रामविलास पासवान का केंद्र में मंत्री बनने का सिलसिला जारी रहा। रामविलास पासवान साल 1980, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004 और 2014 में लोकसभा सदस्य चुने गए। यही नहीं, रामविलास पासवान वीपी सिंह, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी सरकार में भी मंत्री रहे। गठबंधन के सूरबाओं से लेकर सरकारों से अनबन और सवाल पूछने की आदतों की वजह से कई बार उन्हें अलग अलग गठबंधन बदलने भी पड़े। बिहार की तिकड़ी यानी लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और रामविलास पासवान एक ही राह पर चलते रहे। लेकिन साल 1994 में लालू प्रसाद यादव का पूरा कंट्रोल जनता दल पर हो गया था। बस यही बात नीतीश कुमार को नागवार गुजरी थी। फिर क्या, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ नीतीश कुमार ने जनता दल से अलग हटकर समता पार्टी बनाई, लेकिन लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान साथ रहे। लेकिन साल 1997 के करीब रामविलास पासवान भी लालू प्रसाद यादव से अलग हो गए और समता पार्टी के साथ चले गए। लेकिन काफी कुछ बदलने लगा था और आ गया साल 2000। रामविलास पासवान के एक कदम ने बिहार में एक नए समीकरण को जन्म दे दिया था। दरअसल पासवान ने समता पार्टी को अलविदा कहा और लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। इस दौरान रामविलास पासवान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय संचार मंत्री थे। साल 1999 से लेकर 2001 तक रामविलास पासवान एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय संचार मंत्री रहे।
तो वहीं साल 2001 से लेकर साल 2002 तक रामविलास पासवान एनडीए सरकार में कोयला मंत्री रहे। जरूर आज रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को मोदी का हनुमान कहा जाता है, लेकिन गोधरा कांड के बाद मोदी की मुखालफत करने वाले सबसे पहले नेता रामविलास पासवान ही थे। विपक्ष मोदी का इस्तीफा मांग रहा था, तो वहीं संसद में गोधरा कांड पर निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही थी। उस वक्त बीजेपी को सबसे ज्यादा डर टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी से थी, क्योंकि वो बाहर से अटल सरकार को समर्थन दे रही थी और गोधरा कांड को लेकर नाराज भी चल रही थी। 30 अप्रैल को निंदा प्रस्ताव आना था, लेकिन एक दिन पहले ही अटल सरकार के एक मंत्री का इस्तीफा आ गया। आनन फानन में फोन लगाया गया, लेकिन मंत्री जी ने पीएमओ यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का फोन उठाना ही बंद कर दिया। वो मंत्री कोई और नहीं बल्कि रामविलास पासवान थे। साल 2004 लोकसभा चुनाव हुए। इंडिया साइनिंग का नारा बड़े जोर शोर से दिया जा रहा था, लेकिन रामविलास पासवान ने पहले ही सियासी हवा का रुख भांप चुके थे, तो एनडीए से अलग होकर कांग्रेस नेतृत्व यूपीए में शामिल हो गए। जब परिणाम आया तो हर किसी ने रामविलास पासवान की दूरदृष्टि का तारीफ किया। दरअसल साल 2004 में कांग्रेस 145 सीटें, सपा 36 सीटें, आरजेडी 25 सीटें, बीएसपी 19 सीटें, डीएमके 16 सीटें, एनसीपी 9 सीटें, झारखंड मुक्ति मोर्चा 5 सीटें और लोक जनशक्ति पार्टी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और रामविलास पासवान रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री और स्टील मंत्री बने। साल 2004 की जीत से रामविलास पासवान इतने उत्साहित नजर आए कि केंद्र में आरजेडी के साथ गठबंधन होते हुए भी साल 2005 में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में लालू की पार्टी के खिलाफ ही अपने प्रत्याशी उतार दिए। बिहार में रामविलास पासवान ने सिर्फ कांग्रेस के साथ गठबंधन का लिहाज रखा। बिहार विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने 75 सीटें जीती, तो वहीं एलजेपी ने 29 सीटें, कांग्रेस ने 10 सीटें, बीजेपी ने 37 सीटें और जनता दल यूनाइटेड ने 55 सीटें जीती। लेकिन यह पूरी तरह से खंडित जनादेश था और इस जनादेश में किंग मेकर बने रामविलास पासवान। चाहते तो लालू प्रसाद यादव को समर्थन देकर लेफ्ट पार्टी और कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बना लेते। रामविलास पासवान के पास आरजेडी के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव आता है, लेकिन वो रख देते हैं शर्त यह कि बिहार का मुख्यमंत्री कोई मुसलमान ही होगा। लालू प्रसाद यादव धर्म संकट में फंस गए थे। उस वक्त राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, तो वहीं मुस्लिम वोटर्स आरजेडी का समर्थन करते थे। पासवान के प्रस्ताव को ठुकराते तो मुस्लिम वोटर्स नाराज हो जाते। चिंतन मनन मंथन का दौर चल रहा था। 10 मार्च 2005 को राबड़ी देवी सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा था। उस वक्त बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह थे। जब हर तरफ सियासी खींचतान चल रही थी और सरकार बनने की तस्वीर साफ नहीं हुई, तो आखिरकार बिहार विधानसभा भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया। सिर्फ रामविलास पासवान की वजह से आरजेडी फिर से बिहार में सरकार बनाने से चूकी, तो वहीं नीतीश कुमार की ऐसी लॉटरी लगी कि लगातार बिहार के मुख्यमंत्री बनते रहे। राष्ट्रपति शासन लगने के बाद एक बार फिर साल 2005 में विधानसभा चुनाव हुए। अक्टूबर नवंबर में बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को 88 सीटें, बीजेपी को 55 सीटें, आरजेडी को 54 सीटें, एलजेपी को 10 सीटें और कांग्रेस को 9 सीटें मिली। जेडीयू ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, तो वहीं पासवान के मुस्लिम सीएम वाली शर्त से लालू प्रसाद यादव को जबरदस्त नुकसान हुआ। साथ ही पासवान ने अपना भी नुकसान कर लिया, क्योंकि जहां पहले उनकी पार्टी के 29 विधायक थे, तो दोबारा हुए चुनाव में वो महज 10 रह गए। इतने गुणा गणित के बाद भी साल 2009 तक रामविलास पासवान यूपीए में ही रहे। लेकिन साल 2009 में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में नया सियासी समीकरण बन गया। सियासी मौसम वैज्ञानिक के तौर पर पहचान रखने वाले रामविलास पासवान बस यहीं चूक गए। लालू और रामविलास पासवान साथ आए और यूपीए को टाटा बाय बाय बोल दिया। अंदाजा लगाया कि इस बार यूपीए की सरकार आना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में लालू और रामविलास पासवान ने मुलायम सिंह यादव के साथ चौथा मोर्चा बनाया। चाहत
पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कतई नहीं थी। बस रामविलास पासवान का मकसद किंग मेकर बनना था। तय हुआ चुनाव परिणाम के बाद देखा जाएगा कि यूपीए के साथ जाए या एनडीए के साथ। वहीं जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में अंदर खाने तनाव देखने को मिल रहा था। बीजेपी को डर था कहीं नीतीश कुमार यादव कांग्रेस के ना हो ले, और साथ ही साथ डर लालू प्रसाद यादव को भी था। उनकी बेचैनी बढ़ गई थी। 16 मई 2009 को लोकसभा के नतीजे आए। नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। यूपीए के खाते में 262 सीटें आई, जिसमें कांग्रेस 206 सीटें, टीएमसी 19 सीटें, डीएमके 18 सीटें, एनसीपी 9 सीटें, जेएमएम 5 सीटें और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीती थी। वहीं एनडीए को झटका लगा था क्योंकि एनडीए 157 सीटों पर सिमट गई थी, जिसमें बीजेपी ने 116 सीटें, जेडीयू ने 20 सीटें, शिवसेना ने 11 सीटें, राष्ट्रीय लोकदल ने 5 सीटें, शिरोमणि अकाली दल 4 सीटें और असम गण परिषद ने 1 सीट पर जीत दर्ज की। वहीं तीसरे मोर्चे को 80 सीटें मिली थी। तो लालू, मुलायम और रामविलास पासवान वाले चौथे मोर्चे को 27 सीटें मिली थी, जिसमें झटका रामविलास पासवान को लगा था। सपा के खाते में 23 सीटें गई थी। आरजेडी ने 4 सीटें जीती, तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी 0 पर सिमट गई। खुद रामविलास पासवान अपनी परंपरागत सीट हाजीपुर से चुनाव हार गए, जहां पर पहली ही दफा में उन्होंने जीत का रिकॉर्ड बनाया था और गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। लेकिन रामविलास पासवान के हौसले टूटे नहीं। वो अपनी पार्टी को ऊंचाइयों पर ले जाने में जुट गए। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात भी थी। जिन रामविलास पासवान की वजह से लालू प्रसाद यादव साल 2005 में सरकार बनाने से चूक गए थे, उन्हीं लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस की बदौलत रामविलास पासवान राज्यसभा गए। लेकिन सियासी उठापटक पर पैनी नजर रखने वाले रामविलास पासवान इस बार भाप गए थे कि जिस तरह से यूपीए 2 सरकार पर घपले घोटाले के आरोप लग रहे हैं, और इसी बीच अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद लोगों में कांग्रेस को लेकर गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की लुटिया डुबो देगा। लेकिन सही वक्त का इंतजार रामविलास पासवान कर रहे थे, और वो सही वक्त आया साल 2013 के आखिर में। दरअसल बीजेपी का गोवा अधिवेशन हुआ। संघ के दबाव में नरेंद्र मोदी के नाम को पीएम पद के लिए प्रस्तावित किया गया। इससे सबसे बड़ा झटका लालकृष्ण आडवाणी और उनके कैंप को लगा। विरोध और आलोचनाओं के बीच तय हो गया कि नरेंद्र मोदी ही बीजेपी की तरफ से पीएम पद का चेहरा होंगे। इसी बीच नीतीश कुमार ने बिहार में सियासी बढ़त बनाने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। अगर मोदी पीएम पद के चेहरे हुए तो जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं रहेगी। एनडीए से जेडीयू की विदाई हुई। तो वहीं 27 फरवरी 2014 को रामविलास पासवान ने यूपीए से अलविदा कहकर एनडीए का दामन थाम लिया। हर कोई हैरान था क्योंकि साल 2002 में गोधरा कांड मामले पर मोदी की आलोचना करने वाले और अटल सरकार से इस्तीफा देने वाले पहले नेता रामविलास पासवान ही थे। कहा जाता है कि उस वक्त कांग्रेस का पारा चढ़ गया। अचानक से रामविलास पासवान के खिलाफ बोकारो स्टील प्लांट में भर्तियों के नाम पर घोटाले के मामले को सीबीआई ने खोल दिया। यह मामला उस वक्त का था जब रामविलास पासवान यूपीए 1 की सरकार में स्टील मंत्री हुआ करते थे। साल 2008 के मामले को अचानक ही खोल दिया गया। आरोप लगे कि रामविलास पासवान पर दबाव बनाने के लिए ही कांग्रेस ने यह केस खोला है। लेकिन रामविलास पासवान ने एनडीए का साथ नहीं छोड़ा। मोदी की आंधी में उस वक्त बड़े से बड़े धुरंधर उड़ गए। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। एक बार फिर से रामविलास पासवान हाजीपुर से सांसद बने, तो वहीं उनके बेटे चिराग पासवान भी लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। मोदी सरकार में रामविलास पासवान खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री बने। साल 2015 अब तक बिहार में सियासी समीकरण बदल चुका था। साल 2005 से जिस बीजेपी के साथ मिलकर नीतीश कुमार सीएम बने हुए थे, साल 2014 की शुरुआत में ही उस बीजेपी का साथ छोड़ अपने प्रतिद्वंदी आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी और बिहार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। वहीं जो बीजेपी और मोदी की मुखालफत किया करते थे, वही रामविलास पासवान बीजेपी के खेमे में खड़े थे। 2 खेमे बन चुके थे। एक तरफ था महागठबंधन जिसमें जनता दल यूनाइटेड
राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जनता दल, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल और समाजवादी जनता पार्टी राष्ट्रीय शामिल थी। तो वहीं बिहार में एनडीए कुनबे में भारतीय जनता पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शामिल था। देश में मोदी की आंधी चल रही थी। रामविलास पासवान को पूरा भरोसा था कि इस बार का दांव खाली नहीं जाने वाला है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार का असर सबसे दमदार था। ऐसे में बीजेपी का साथ छोड़ना भी उनके लिए मुफीद साबित हुआ और फिर चुनाव परिणामों ने सबको चौंका दिया। बिहार विधानसभा के 2015 के चुनाव परिणाम में महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल ने 80 सीटें, जनता दल यूनाइटेड ने 71 सीटें, कांग्रेस ने 27 सीटें और सीपीएमएल ने 3 सीटें जीती। तो वहीं एनडीए का हाल कुछ इस तरह रहा। भारतीय जनता पार्टी के खाते में 53 सीटें गई, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी 2 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी 2 सीटें और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 सीट पर सिमट गया। बहुमत के लिए 122 सीटें जरूरी थी जो महागठबंधन के पास थीं। नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, वो बात अलग है कि उन्होंने पलटी मारना जारी रखा, लेकिन उनकी बात कालचक्र के किसी और एपिसोड में करेंगे। फिलहाल रामविलास पासवान पर लौट कर आते हैं, जिनकी पार्टी की साख विधानसभा चुनाव में घटती जा रही थी, लेकिन केंद्र की राजनीति में उनका दखल लगातार बरकरार रहा। साल 2019 में लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान हुआ, लेकिन इस बार रामविलास पासवान ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। चुनाव में मोदी की लहर जबरदस्त बनी हुई थी। ऐसे में बीजेपी ने 303 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं रामविलास पासवान की पार्टी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। खास बात यह है कि 6 सांसद में 3 सांसद उनके परिवार के ही जीते। बेटा रामविलास पासवान के साथ साथ उनके दोनों भाई पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान भी जीतकर संसद पहुंचे। रामविलास पासवान ने साल 2019 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन बीजेपी की मदद से रामविलास पासवान राज्यसभा पहुंचे। खास बात यह रही कि इस बार विपक्ष ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा और पासवान निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुन लिए गए। ऐसे में उस वक्त संसद के अंदर एक ही परिवार के सबसे ज्यादा सांसद रामविलास पासवान के ही परिवार के थे। चुनाव परिणाम आने के 2 महीने बाद ही पासवान परिवार पर विपत्ति आई, जब रामविलास पासवान के छोटे भाई और सांसद रामचंद्र पासवान का निधन हो गया, जिससे रामविलास पासवान को गहरा धक्का लगा। इस सदमे से उबरने में रामविलास पासवान को वक्त लगा। वहीं अगले ही साल बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे चिराग पासवान को दे दी थी। रामविलास पासवान उस आहट को महसूस नहीं कर पाए जो उनके घर आंगन में कई बार सुनाई दे रही थी। साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हुआ, लेकिन चुनाव से ठीक पहले पासवान परिवार को ऐसा तगड़ा झटका लगा कि परिवार और पार्टी की नींव हिल गई। 8 अक्टूबर 2020 को रामविलास पासवान के निधन की खबर आई और इस तरह सियासत के एक दिग्गज खिलाड़ी ने दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन यह भी सच है कि रामविलास पासवान को सियासी गलियारे भुला नहीं पाएंगे। आज भी उनके नाम की चर्चा होती है। उनके स्टाइल, उनकी राजनीति, उनकी कार्यशैली को आज भी लोग याद करते हैं। तो अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर किसी और सियासी खिलाड़ी के किस्से कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।